Hello students, in this video we are going to study the fourth chapter of class 9 Moments book and the title of the story is In the Kingdom of Fools। मतलब मूर्खों के किंगडम में, मूर्खों के साम्राज्य में। अभी बड़ा अजीब सा टाइटल है स्टोरी का कि मूर्खों का साम्राज्य और द किंगडम ऑफ फूल्स। अब ये कैसा किंगडम है और क्या होता है इस किंगडम के साथ, दिस इज समथिंग दैट फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी। अब लिख रहा है कि इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है कि फूल्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि सिर्फ बहुत बुद्धिमान और चालाक लोग ही उनसे पार पा सकते हैं या उनके द्वारा की गई कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? तो इस कहानी में ये कौन है जो बेवकूफ़ हैं और व्हाट हैपन्स टू देम, और क्या होता है उनके साथ, ये हमें पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। यहाँ पे लिख रहा है कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। एक मूर्खों का साम्राज्य था जहाँ पर जो किंग थे और जो मिनिस्टर थे वो सभी के सभी इडियट्स, महाबेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अभी क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि ये साम्राज्य, ये किंगडम किसी और किंगडम की तरह चले, किसी और किंगडम की तरह हो, जाना जाए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर दिन को रात और रात को दिन बना देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि हर किसी को रात को जागना पड़ेगा, अपने खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। अपने बिजनेस भी वो रात को ही करेंगे और जैसे ही सूरज की रोशनी निकले उन्हें अपने बिस्तर पे सोने जाना पड़ेगा। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। कोई भी अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, अवज्ञा करता, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी डेथ की। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डेथ। अब घबराए लोग, जैसा उन्हें कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो चुका था। तो जो किंग थे और जो मिनिस्टर थे वो काफ़ी खुश थे। एक दिन एक गुरु और उनका डिसिपल, चेला, शहर में आते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। शहर वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। उस खूबसूरत शहर में जब दिन में बिल्कुल काफ़ी अच्छी सूरज की रोशनी थी, तब भी वहाँ पे कोई भी सड़कों पर नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टीयरिंग। अभी सब कोई सोया हुआ था, यहाँ तक कि एक चूहे की सुगबुगाहट भी समझ नहीं आ पा रही थी। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन के वक्त सो जाना सिखा दिया गया हो, ऐसा सन्नाटा सड़कों पे फैला हुआ था। The two strangers were amazed by what they saw around। ये दोनों ही स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी थे उस स्टेट के लिए, उस किंगडम के लिए। तो वो अमेज थे कि ये वो क्या देख रहे हैं और जानना चाह रहे थे कि क्या है इस शहर में। Wandered around town till evening। और शाम तक पूरे शहर में भटकते रहे। While suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और शाम होने के बाद उन्होंने देखा कि सारे लोग एकाएक पता नहीं कहाँ से जाग गए और रात को वो सारा बिजनेस करने लगे जो वो दिन को किया करते थे। द टू men वर हंग्री। अब दोनों ही लोग भूखे थे। नाउ द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। अब जब दुकानें खुल चुकी थी तो वो कुछ ग्रॉसरीज, कुछ सामान खरीदने को दुकान पे गए। टू देयर एस्टनिशमेंट, सरप्राइज तो उन्हें तब हुआ जब उन्होंने पाया कि हर एक चीज़ का कीमत सेम था, दैट इज़ अ सिंगल डुडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना। चाहे वो चावल खरीदें या फिर केले खरीदें, इसका कीमत सेम था। इट कॉस्ट अ डुडू। अब जो गुरु थे और उसके शिष्य थे वो काफ़ी खुश हुए क्योंकि काफ़ी कम कीमत पे उन्हें सब कुछ मिल जा रहा था। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था, देखा नहीं था। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो जो कुछ भी चाह रहे थे, एक डुडू के खर्च पे वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and would not be a good idea for them to stay there। खाना खाने के बाद गुरु को तो समझ में आ गया कि ये जो किंगडम है वो मूर्खों का साम्राज्य है। इट्स अ किंगडम ऑफ फूल्स। सो यहाँ पे ठहरना फ़ायदे का सौदा नहीं, अच्छा
आइडिया नहीं होगा। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। वो कहते हैं कि यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फूल्स, यहाँ से चलो। उन्होंने अपने शिष्य को, अपने चेले को कहा, बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन डिसाइपल जगह छोड़ना नहीं चाहता था। भला छोड़े भी क्यों जब उसे सब कुछ इतना चीप मिल रहा हो, इतने कम कीमत पे मिल रहा हो। वो तो और अपनी लाइफ में कुछ चाहता भी नहीं था, वो सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना चाहता था। द गुरु सेड, उसके गुरु ने उसे समझाया कि ये सभी फूल्स हैं, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत समय तक ऐसा नहीं चलेगा, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उनके शिष्य ने गुरु की बुद्धि को थोड़ा भी नहीं अपनाया, गुरु की बुद्धिमत्ता को जरा भी पालन नहीं किया उसने। ही वॉन्टेड टू से, द गुरु फाइनली गिव अप एंड से, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। तो जब गुरु के लाख समझाने पर भी शिष्य तैयार नहीं हुआ, तो गुरु ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चला, एंड लेफ्ट। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, और अब पेट भर हर रोज़ खाता, बनानाज, घी, राइस, वीट, सब कुछ खाता। और एक स्ट्रीट साइड, आपने बैल देखा होगा, सांड देखे होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही वो हट्टा कट्टा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन एक थीफ, एक चोर जो था, वो एक अमीर मर्चेंट व्यापारी के घर में घुस गया। उसने एक दीवार में एक होल बनाया, एक सेंध लगाया और घुस गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। जब वो लूट रहा था पैसों को, तो घर का पुराना दीवार उसके सिर पे गिरा और वो वहीं पे मारा गया। अब उस चोर का भाई कहाँ जाता है, तो किंग के पास जाता है, और वहाँ उसने कंप्लेन किया कि योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। वो कहता है कि जब मेरा भाई अपने एक ख़ानदानी पेशे को अंजाम दे रहा था, ख़ानदानी काम को, मतलब चोरी करना उनका ख़ानदानी काम था, तो वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, क्योंकि वो मूर्खों का शहर है तो कुछ ऐसा ही होना भी था। उसने कहा कि सज़ा इस मर्चेंट को मिलनी चाहिए, उसे एक स्ट्रॉन्ग, अच्छा घर बनाना चाहिए था, एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस। आपको इस मामले में जिसने भी गलती की है उसे दोषी ठहरा करके उसे सज़ा देनी पड़ेगी। और जिस फैमिली के साथ यह अन्याय हुआ है, मतलब मेरे भाई जो कि अपने एक ख़ानदानी पेशे को अंजाम दे रहे थे, तो उसमें वो मारे गए हैं, तो उसके बदले उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए, भरपाई। कंपनसेट मीन्स भरपाई। किंग सेड, जस्टिस तो होकर रहेगा, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और फिर उन्होंने घर के मालिक को समन भेजा, नोटिस भेजा, बुलावा भेजा। समन का मतलब बुलावा भेजना, ऑफिशियल नोटिस। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम। जैसे ही वो व्यापारी आया तो राजा ने उससे क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बॉगल्ड योर हाउस? क्या तुम उस वक्त घर में थे जब इस इंसान ने तुम्हारे घर में सेंध मारने की कोशिश की? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ महाराज, वो घर में आया और दीवार कमज़ोर था तो वो उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। अब राजा कहता है कि हाँ, तुम दोषी ठहराए जाते हो, तुम्हारे उस दीवार के कारण ही इस इंसान के भाई का डेथ हुआ है, तो तुम एक इंसान की हत्या के दोषी हो, हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't want to put up the wall. I didn't put up the wall. मैंने वो दीवार खड़ा नहीं किया. It's really the fault of the man who built the wall. ये सारी गलती तो उसकी है जिसने इस दीवार को खड़ा किया था, जिसने इस दीवार को बनाया था. He didn't build it right. You should punish him. तो उस मर्चेंट ने खुद को बचाने के लिए कहा कि इसमें गलती मेरी नहीं, इसमें गलती तो उस मैसन की है, उस मजदूर की है जिसने इस दीवार को खड़ा किया हो. Who is that? My lord, this was built in my father's time. तो वो मर्चेंट कहता है कि ये तो मेरे पिताजी के समय बनाया गया था. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई. हालांकि मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो यहीं बगल में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अभी राजा ने अपने दूतों को, अपने मैसेंजर्स को भेजा कि वो उस इंसान को पकड़ के लाएं जिसने इस दीवार को खड़ा किया था. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. अब बेचारे उस बूढ़े इंसान को उन्होंने हाथ पांव बांध कर लाया. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन दिस फादर्स टाइम? क्या वो तुम थे जिसने इस इंसान के पिता के समय इस दीवार को बनाया था? यस माय लॉर्ड,
आई डिड, हाँ लॉर्ड, मैं ही था वो। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू हैव बिल्ट? ये कैसा वॉल है जो तुमने बनाया है? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये इस बेचारे पुअर इंसान के ऊपर गिर पड़ा और वो मारा गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। और तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो, तो हमें तुम्हें मौत की सज़ा सुनानी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अभी इसके पहले कि राजा उसकी सज़ा सुनाता, उसको मृत्युदंड सुनाता, जो ब्रिकलेयर था वो दोबारा गिड़गिड़ाता है, प्लीडेड द महाराज प्लीज़ मेरी सुनिए, इसके पहले कि आप कुछ ऑर्डर्स देते हैं। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये सही नहीं बना था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग इसे बनाने पर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे याद है, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, एक नर्तकी हुआ करती थी जो कि इधर से उधर स्ट्रीट पे जा रही होती उन दिनों, और उसके जो एंकलेट्स थे, जो पायल थे, वो बजते रहते। आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. जिस कारण से मेरा ध्यान उस दीवार पे नहीं रह पाता। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। वो कहता है कि आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ के लाना चाहिए, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। अभी राजा कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, केस और गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि ऐसे गूढ़ केसेस को, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को, ऐसे जटिल केसेस को हम सॉल्व कर सकें। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़। तो उस नर्तकी को पकड़ कर लाया जाए, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक ओल्ड वुमन, काफ़ी एक बुज़ुर्ग महिला हो चुकी थी। वो कांपते हुए कोर्ट में आती है। राजा ने उससे पूछा कि डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? क्या तुमने देखा है इस इंसान को कि जब ये दीवार बना रहा था उस वक्त तुम स्ट्रीट से इस पार उस पार जाया करती थी? डांसर ने कहा, यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। मुझे ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। इसका मतलब कि तुम सच में एंकलेट्स पहनकर इधर उधर जाया करती थी। उस वक्त तुम यंग थी एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। क्योंकि तुमने उसका दिमाग भटकाया, उसका ध्यान भटकाया, जिस कारण से उसने एक ऐसी ख़राब दीवार बनाई, एक ऐसा ख़राब दीवार बनाया, और वो ख़राब दीवार एक पुअर बर्गलर के ऊपर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तो ये तुम हो जिसके कारण एक इनोसेंट मैन की मौत हुई है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें पनिशमेंट मिलकर रहेगा। उसने कुछ समय तक सोचा और कहा कि माय लॉर्ड, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो कहती है कि महाराज मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए कि मैं क्यों उस स्ट्रीट में आया जाया करती थी। मैंने कुछ सोने थे जो कि सुनार को बनाने के लिए दिए थे अपने जेवर के तौर पे, लेकिन वो एक लेज़ी स्काउंड्रल था, वो एक लेज़ी आलसी धूर्त इंसान था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो बहाने बनाता कि वो मुझे आज दे देगा, वो मुझे कल दे देगा, लेकिन उसने दिया नहीं। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। उसने दर्जनों बार मुझे अपने घर पे बुलाया। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और उन्हीं दिनों ये ब्रिकलेयर मुझे देख पाता था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स अ डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। ये सारी गलती मेरी नहीं बल्कि इस गोल्ड स्मिथ की है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। अभी राजा सोचता है कि सही बात है, वो बिल्कुल सही कह रही है। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब आखिरकार हमें एक असली दोषी मिल गया। कल्प्रिट मतलब दोषी, तो दोषी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। अभी जाओ और उस गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को पकड़ के लाओ, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। भी जो राजा के लोग थे वो उस सुनार की उसकी पड़ताल करते रहे। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के किसी कोने में छिपा बैठा था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब उसे अपने ऊपर लगे हुए दोष की जानकारी मिली तो उसकी एक खुद की कहानी थी, वो जो सबको सुनाना चाहता था। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. It's true, I have met this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ।
ये सही है कि मैंने उस डांसर को कई बार अपने घर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर। मैंने कई बार बहाने भी बनाए कि मैं उसकी ज्वेलरी को समय पर तैयार नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर ले रखा था एंड दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और उनके घर में एक शादी थी एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं करना चाह रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। महाराज आपको तो पता ही है कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने हड़बड़ी और कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट यू केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। अभी राजा उससे पूछता है कि तो फिर बताओ कि वो रिच मर्चेंट कौन था जिसके कारण तुमने इस पुअर वुमेन के ज्वेलरी को नहीं बना पाए, नहीं कंप्लीट कर पाए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और तुम उसे बार बार बुलाते रहे। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। तो मुझे वो सब कुछ बताओ जिसके कारण इस बेचारे इंसान की मौत हुई है। कैन यू नेम हिम। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम लिया, और वो जो व्यापारी था वो और कोई नहीं बल्कि उस घर का ही मालिक था जिस घर की दीवार उस छोर के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब न्याय का सर्कल पूरा हो चुका था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट वेयर ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट। ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। तो जब राजा ने फिर से उसी मर्चेंट को दोबारा बुलावा भेजा कोर्ट में, तो इस बार वो मर्चेंट कहता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे पिताजी की गलती थी जिनकी मौत अब हो चुकी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की, कंसल्ट किया एंड रूल्ड डिसाइसिवली। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड। हाँ ये सही है कि तुम्हारे पिताजी के समय उसकी मौत हुई थी तो वो मर्डरर वही हैं, लेकिन उनकी खुद की मौत हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। अभी क्योंकि तुम्हें अपने पिताजी से सब कुछ मिला है, सो उनके बुरे कर्मों की सज़ा भी तुम्ही को मिलेगी। क्योंकि तुम्हें उनका सारा धन मिला है तो तुम्हें उनके पापों की सज़ा भी मिलेगी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। वो राजा कह रहा है कि ये तो मैं तभी जान गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि इस मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने जो भी कुछ छोड़ा है वो तुम्हारे लिए है, तो उनके बुरे कर्म जो है वो भी तुम्हारे लिए ही हैं। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और तब उसने एक नए स्टेक मतलब फांसी के लिए एक नए जगह की घोषणा की। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. फिर सूली पे चढ़ने के क्रम में कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री को समझ में आया कि जो स्टेक है वो काफ़ी बड़ा बन गया है और ये जो बेचारा मर्चेंट है वो काफ़ी पतला दुबला है इस स्टेक पे चढ़ाए जाने के लिए। तो अब ये घोषणा हुई, ही अपील द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इस बारे इसको लेकर परेशान हो गया। अब वो कहता है कि व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल द नीडेड was to find a man fat enough to fit the stake. अब राजा ने ये सोचा कि कुछ तो करना नहीं है, एक ऐसा इंसान को ढूंढना है जो कि सूली पे चढ़ाया जा सके। तो वैसा ही एक हट्टा कट्टा इंसान ढूंढना पड़ेगा, और वो हट्टा कट्टा इंसान कौन था? दैट डिसाइपल ऑफ द गुरु। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। नौकर भेजे गए पूरे शहर में एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि उस सूली पे फिट बैठ सके। और उनकी जो नज़र थी वो उसी डिसाइपल पर पड़ी जो कि खाते खाते बनाना, राइस, व्हीट और घी खाते खाते पिछले कई महीनों से बिल्कुल मोटा हो चुका था। What do I have done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. अब बेचारा शिष्य चिल्लाता है कि मैंने गलती ही क्या की है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। That may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो सर्वेंट्स ने उसे कहा कि वो हो सकता है कि तुम सन्यासी हो सकता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं हो, लेकिन ये राजा का ऑर्डर है, ये तो राजा का राजाज्ञा है कि हमें उतना एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो कि स्टेक पे फिट हो सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वो उसे ले गए
एग्जीक्यूशन के लिए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अब उसे अपने गुरु के शब्द याद आ रहे थे कि ये जो शहर है वो फूल्स का है और तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ कब क्या कर बैठे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. वो अपने पूरे मन से अपने गुरु को याद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि वो जहाँ कहीं भी वो उसकी मदद को आए। तो गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु जो कि जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, विजन था, ही हैड मैजिक पावर्स, वो दूर की चीज़ें भी देख सकते थे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो शिष्य है वो काफ़ी परेशानी में है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. वो अपने शिष्य को बचाने के लिए बिल्कुल एकदम से वहाँ पर पहुँच गए और देखा कि ये जो उनका शिष्य है वो भोजन के लालच में खुद को बिल्कुल बेकार कर बैठा है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, कुछ फुसफुसाया उसके कानों में, और फिर वो राजा के पास गए और कहा कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। उसने राजा से पूछा कि राजा आप ये बताइए कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन महान है, शिष्य या गुरु? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल गुरु ही महान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, फिर सूली पे पहले मुझे चढ़ाया जाए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को मौत के घाट उतारा जाए। Then what happens? Let's see. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me to death first, not him." जब शिष्य ने ऐसा सुना तो वो भी कहता है कि पहले मुझे फांसी पर टांगा जाए, पहले मुझे सूली पर चढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पहले लाया गया है। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य में ही लड़ाई छिड़ गई कि किसे पहले सूली पर चढ़ाया जाए। The king was puzzled by this behavior. जो राजा था वो अपने शिष्य के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान, पजल था। He asked the guru, "Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake." अभी तुम मरना क्यों चाहते हो? हमने तो उस इंसान को इसलिए चुना क्योंकि वो उस सूली पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सूटेबल था। You shouldn't ask such questions. Put me to death first, replied the guru. तो गुरु कहते हैं कि तुम मुझसे इतने सवाल मत करो, सिर्फ मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अभी राजा कहता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ साजिश है, कुछ राज है, और क्योंकि तुम एक बुद्धिमान इंसान हो तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो राजा को गुरु कहते हैं कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि ये जानने के बाद तुम मुझे पहले मारो? आज तक गुरु, राजा ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, आप मुझे सच बताओ फिर मैं आपको ही पहले मारूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, राजा उसे साइड लेकर गए। वन ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, एक नौकर उनके पास आता है, उनके कानों में कुछ कहता है। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? गुरु कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि हम में से दोनों ही पहले क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया में हमने घूमा लेकिन ऐसा कोई भी राजा, ऐसा कोई भी शहर हमें मिला नहीं। ये जो स्टेक है वो भगवान का है, इज़ द गॉड ऑफ जस्टिस। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी कोई क्रिमिनल को मारा नहीं गया। तो इस पे जो कोई भी मारा जाएगा, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जिस किसी को भी इस स्टेक पे सबसे पहले सज़ा मिलेगी वो इस देश का राजा बनकर आएगा दूसरे जन्म में। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो कोई भी बाद में मरेगा, मतलब जो दूसरा पर्सन होगा मारा जाने वाला, वो इस देश का मिनिस्टर बनाया जाएगा। We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब हम तो बिल्कुल काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं इस सन्यासी जीवन से, तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए कि हम मारे जाएं और अगले जन्म में हम राजा और मंत्री बनकर आएँ। Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. Now वो कहते हैं कि अब हे राजन, अब चूँकि तुमने मेरी बात को जान लिया है तो अब मुझे मार डालो। मी फर्स्ट, याद रखना कि सबसे पहले मुझे मारना है, नॉट माई डिसाइपल। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब राजा काफ़ी सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि जो साम्राज्य है वो उससे छीने या कुछ भी ऐसा हो उसके किसी भी जीवन में। उसे कुछ समय लगा, ही नीडेड टाइम। इसके बाद उसने ऑर्डर किया कि इसको अगले दिन तक टाला जाए और फिर अपने मिनिस्टर से बात की।
अब मिनिस्टर वो कहता है कि इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। उसने मंत्री को बताया कि ये सही नहीं होगा कि अगर हम अपने अगले जीवन में इस किंगडम को किसी और के हवाले कर दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम दोबारा हम इस सूली पे हम खुद चढ़ जाएं और अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर दोबारा बन जाए। होली मैन डो नॉट टेल लाइज, ही सेड। द मिनिस्टर अग्रीड। राजा ने कहा कि जो सन्यासी होते हैं वे झूठ नहीं बोलते हैं, और मिनिस्टर भी इस बात पे तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। उसने सज़ा देने वालों को कहा कि वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। आज रात हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो कोई भी पहला इंसान तुम्हारे पास आएगा सबसे पहले उसे मारना। एंड देन डू द सेकेंड मैन। दोज आर माई ऑर्डर्स। यही मेरा ऑर्डर है, और डोंट मेक एनी मिस्टेक। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने जल्लादों को जो फांसी देते हैं उनको पहले ही कह दिया था कि जो भी पहला इंसान तुम्हारे पास आए उसे तुमको फांसी पे चढ़ाना है, दूसरा इंसान आए फिर तुमको उसे भी मार डालना है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात राजा और उसके मिनिस्टर चुपचाप कैद में चले गए। गुरु और डिसाइपल को आज़ाद कर दिया और उनके भेस में खुद को अरेंज कर लिया एग्जीक्यूट होने के लिए। और फिर उनके जो लॉयल सर्वेंट्स थे वो उन्हें बिल्कुल तैयार करके सज़ा के लिए ले गए। देयर वी सी दैट व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। जब शरीर को उतारा गया फांसी की सज़ा पर से तो उन्होंने देखा कि लोग घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उनके सामने कौन था? तो राजा और मंत्री। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब शहर कन्फ्यूज़न में, क्योंकि उनका राजा और मंत्री दोनों ही मारे गए थे। सो ना हु वुड बी द रूलर। ऑल नाइट दे माउंट एंड डिस्कस फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। सारी रात उन्होंने शोक मनाया और अपने किंगडम के भविष्य के बारे में सोचा। Some people suddenly thought of the guru and disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अभी कुछ लोगों को उस गुरु और शिष्य की जोड़ी के बारे में याद आया जो कि शहर छोड़ना चाह रहे थे बिना किसी के नोटिस में आए हुए। We people need a king and a minister. वो कहते हैं कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। Others agreed. बाकी लोग भी तैयार हुए उसके साथ। उन्होंने गुरु और शिष्य को कहा कि आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाइए। काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु। मतलब डिसाइपल तो जल्दी तैयार हो गया। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जो लालची शिष्य था वो तो तैयार हो ही गया, लेकिन गुरु को काफ़ी समय लगा, लोगों को काफ़ी समय लगा कि वो गुरु को मना पाए, परसुएट कर पाए। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. फिर वो राजा बनने को तैयार इसी शर्त पे हुए कि जो भी पुरानी शर्तें हैं दिन को रात और रात को दिन बनाने वाली, वो सारी शर्तें कैंसिल की जाएंगी। उस दिन के बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और उस दिन के बाद से रातें रातें ही रहीं और दिन दिन के जैसे ही रहें, और यू कुड गेट नथिंग फॉर अ टू डू। अब आपको एक डोडो की कीमत पे कुछ भी नहीं मिल पाता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और वो दुनिया की किसी भी और सही अच्छे जगह की तरह वो प्लेस भी बन चुका था। ये जो कहानी है वो एक कन्नड़ फोकटेल दंत कथा से ली गई है, जिसको लिखा है A.K. रामानुजन ने, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। दैट इज़ ऑल फॉर दिस इंटरेस्टिंग, humorous, laughable video. I hope you have understood the chapter. Now if you have any doubts regarding any line, stanza, paragraph, you please mention in the comment box so that I could be of any help to you. Till then, thanks and goodbye.